नमस्कार विद्यार्थियों। सबसे पहले हमने 4 चैप्टर पढ़े थे रसायन विज्ञान से संबंधित। उसके पश्चात हमने पिछले 4 अध्याय पढ़े थे भौतिक विज्ञान से संबंधित। बीच वाले जो 4 अध्याय है वो जीव विज्ञान से संबंधित है। उसमें अध्याय संख्या 5वां अपने विज्ञान की किताब के अंदर जो 5वां अध्याय है उसका नाम है जैव प्रक्रम। इस अध्याय के अंदर हम अंक बार देखें तो अंक बार टोटल है 8 और प्रश्नों की संख्या है 4। कौन कौन से प्रश्न आएंगे? एक प्रश्न आएगा आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार का 1 नंबर का, एक प्रश्न आएगा रिक्त स्थान वाला 1 नंबर का, एक प्रश्न आएगा आपके लघुत्रात्मक वाला 2 नंबर का और एक बड़ा प्रश्न आएगा निबंधात्मक। एक प्रश्न कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो इस प्रकार से इस पाठ के अंदर टोटल 8 अंक होंगे और प्रश्नों की संख्या रहेगी 4। अब इस पाठ के अंदर हमें पढ़ना क्या है? यहां पर इस पाठ के अंदर हम सबसे पहले परिभाषा देखें, जैव प्रक्रम होता क्या है। तो इस प्रकृति के अंदर, हमारी इस प्रकृति के अंदर आपको सभी को जानकारी होगी कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर हाल तक की खोज के अनुसार यह पाया गया है कि केवल मात्र पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर 2 प्रकार के जैविक घटकों की बात करें, एक तो होता है स्वपोषी, दूसरा होता है विषमपोषी। स्वपोषी उन जैविक घटकों को कहते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिसमें सारी की सारी छोटी से लेकर बड़ी तक पादप वनस्पति आती है। और दूसरा होता है विषमपोषी। विषमपोषी उन जैविक घटकों को कहते हैं जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी के द्वारा निर्मित ऊर्जा पर निर्भर रहकर के अपना पोषण करते हैं। तो यहाँ पर जो स्वपोषी है उनके बारे में भी हम विषमपोषियों के साथ साथ में चर्चा को बढ़ाते रहेंगे। जैविक प्रक्रम का मतलब ये हुआ कि इस पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक जीव और प्रत्येक पादप कुछ ना कुछ अपने शरीर के अंदर ऐसी क्रियाएं करता है जिनकी वजह से उसका जीवन प्रक्रम चलता रहता है, उसका जीवन चक्र चलता रहता है। बगैर उन क्रियाओं के उसका जीवन चलना मुश्किल होता है। इन जीवों को या इन पादपों को अनेक सारी क्रियाएं करनी होती है। यहां पर हम यदि बात करें कौन कौन सी प्रमुखतया क्रियाएं करते हैं, और यहां पर आप ध्यान दे लें, चूंकि इस पाठ के अंदर 1-1 नंबर के 2 प्रश्न है तो जरूर यहां पर कहीं ना कहीं पादपों से संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस पाठ के अंदर हम जीवों से संबंधित और पादपों से संबंधित इन क्रियाओं को लेते हुए मुख्य रूप से मानव शरीर को जरूर पढ़ेंगे। मानव शरीर को जो एनाटॉमी होती है, जो शरीर के अंदर की जो क्रियाएं होती है, जो तंत्र होते हैं, उनसे संबंधित विस्तारित रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको मैं बता दूं कि किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए क्या करना होता है, आप बताइएगा मुझे। किसी भी जीव को अपना जीवन चक्र चलाए रखना है, उसको जिंदा रहना है, तो सबसे अनिवार्य चीज क्या होती है जिंदा रहने के लिए? ऊर्जा की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की। बगैर ऊर्जा कोई भी जीव कार्य भी नहीं कर सकता, न ही जिंदा रह सकता है। तो यहां पर हम सबसे पहली बात करें ऊर्जा की। अब आप बताइएगा ऊर्जा वो प्राप्त कहां से करता है? कहां से ऊर्जा प्राप्त करता है? भोजन से। कहां से प्राप्त करता है? भोजन से। तो प्रत्येक जीव या पादप भोजन प्राप्त करके या भोजन का निर्माण करते हैं और अपने जीवन चक्र को चलाने का काम करते हैं। लेकिन जरा सोचिएगा, क्या केवल और केवल भोजन प्राप्त करने मात्र से वो जिंदा रह जाएगा? कभी नहीं रहेगा, क्योंकि भोजन उसके द्वारा जो प्राप्त किया जा रहा है, उसके द्वारा जो ऊर्जा निर्मित हो रही है, इस ऊर्जा को बनाने के लिए इस भोजन को प्राप्त करने वाली जो क्रिया जिसको हम पाचन कहते हैं, उसकी सहायक एक और क्रिया होती है जिसके द्वारा वो गैसें आदान प्रदान करता है, और उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन। क्या कहते हैं? श्वसन। तो सबसे पहली क्रिया आती है कि जीव को जिंदा रहने के लिए भोज्य पदार्थों का पाचन करना होता है। लेकिन यहाँ पर भोज्य पदार्थ प्राप्त कर लेने से ही वो जीवित नहीं रह पाता।
इन भोज्य पदार्थों को ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए इसको एक और क्रिया करनी पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन। अब जरा सोचिए, क्या वो जीव भोजन का पाचन और श्वसन दो क्रियाओं से क्या वो जिंदा रह जाएगा? विचार करें, नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके द्वारा जो पचित भोजन या जो पचित ऊर्जा है या फिर जिस रूप में भी ऊर्जा का निर्माण हुआ है, चाहे हम उसको हम एटीपी के रूप में कह दें, तो जहां उस ऊर्जा का निर्माण हुआ है उस ऊर्जा को शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाना जरूरी होता है। शरीर के अंदर गैसों का भी आदान प्रदान करना जरूरी होता है, शरीर के अंदर जल का भी परिवहन करना होता है, शरीर के अंदर अनेक सारे पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करना आवश्यक होता है, चाहे पादप का शरीर हो चाहे जीवों का शरीर हो। तो प्रत्येक जीव या प्रत्येक पादप के अंदर एक और सहायक सिस्टम होता है, एक और सहायक तंत्र होता है, जिसको कहते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं उसको? परिसंचरण, या इसको हम कह सकते हैं परिवहन तंत्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इन पादप और जीवों के अंदर एक तीसरा और अनिवार्य तंत्र होता है जिसको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब आप विचार करें, क्या कोई जीव पाचन, श्वसन और परिसंचरण से जिंदा रह जाएगा? जिंदा रहने के लिए तंत्रों की आवश्यकता है ना, उसके शरीर के अंदर क्रिया विधियों को संपन्न करने के लिए सिस्टम होते हैं शरीर के अंदर। क्या इन तीन से जिंदा रह जाएगा? नहीं रहेगा, उसको और कई क्रियाएं करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्रिया की बात करें कि यहाँ पर चाहे पचित भोजन के बाद में या श्वसन के बाद में या परिवहन या परिसंचरण के बाद में शरीर के अंदर ऐसे अनेक सारे पदार्थों का निर्माण होता है जिनको हम कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। क्या कहते हैं उनको? बेकार के अपशिष्ट पदार्थों का शरीर में निर्माण होता है, जिन पदार्थों को शरीर के अंदर लंबे समय तक रोकना हानिकारक होता, उनको शरीर से बाहर त्याग करना आवश्यक होता है। और उन पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने के लिए एक और सिस्टम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस प्रकार से पाचन के लिए क्या जरूरी है? श्वसन और पाचन के द्वारा जो भी पदार्थों का निर्माण हुआ उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए क्या जरूरी है? परिसंचरण। परिसंचरण के पश्चात या फिर इन क्रियाओं के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए कौन सी क्रिया जरूरी है? उत्सर्जन क्रिया। इस प्रकार से इस पाठ के अंदर हम हमारे शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए या फिर किसी भी जीव के शरीर को या किसी भी पादप के शरीर को टिकाऊ बनाए रखने के लिए, इस प्रकृति के अंदर समायोजित रखने के लिए इन क्रियाओं की, इन तंत्रों की हम इस पाठ के अंदर बात करेंगे। तो हमारा इस पाठ के अंदर पहला टॉपिक रहेगा भोजन का पाचन, या इसको हम पोषण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पोषण। उसके पश्चात हमारा टॉपिक रहेगा श्वसन। क्या रहेगा? उसके बाद टॉपिक क्या रहेगा? परिसंचरण। और उसके बाद टॉपिक क्या रहेगा? उत्सर्जन। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम केवल इन 4 टॉपिक के द्वारा या 4 सिस्टम के द्वारा ही जीव को जीवित रहना नहीं मान सकते, और भी कई सारे सिस्टम की इनके शरीर के अंदर आवश्यकताएं होती है। जैसे कि शरीर का बैलेंस या कंट्रोल या उसका एडजस्टमेंट आवश्यक होता है, उसके लिए नियंत्रण और समन्वय तंत्र एक और होता है जिसका अलग से अध्याय दे रखा है आपके, उसको हम आगामी अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अब इस अध्याय के अंदर हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं और उसका नाम है जीवों में पोषण। क्या है टॉपिक का? जीवों में पोषण। और इसको हम कह सकते हैं भोजन करना, या कह सकते हैं भोजन द्वारा पाचन। डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। लेकिन जब हम बात करें केवल यहां पर जीवों में पोषण की, तो सबसे पहले यहां पर आते हैं हम स्वपोषी में पोषण। मैं आपको पाठ के शुरुआत में बता चुका हूं, स्वपोषी के अंदर कौन से जैविक घटक आते हैं? पादप या वनस्पति, जो अपनी ऊर्जा का निर्माण खुद करते हैं।
कभी किसी पादप को 10 रुपए का नोट लेकर के किसी दुकान पर बिस्किट का पैकेट खरीदते हुए देखा क्या? नहीं, क्योंकि पादप के अंदर कुछ ऐसी प्रकृति के द्वारा चीजें दे रखी है जो कि अपना भोजन खुद बना सकता है। मैं आपको बहुत संक्षेप में इस विषय को समझा देता हूं। किसी भी पादप या वनस्पति को अपना भोजन बनाने के लिए 4 कच्चे पदार्थों की जरूरत होती है। कितनी कच्ची सामग्री की जरूरत होती है? 4 कच्ची सामग्री की जरूरत होती है। सबसे पहली जिस कच्ची सामग्री की पादप को जरूरत होती है वो पादप की पत्तियों के अंदर ही पाया जाता है और इसको हम कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं इसको? हरित लवक। दूसरा, वो वाला पादप उस कच्ची सामग्री को अपनी जड़ों की सहायता से ग्रहण करता है, जड़ों की सहायता से उन पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है और उस कच्ची सामग्री का नाम क्या है? जल है। क्या है? जल। तीसरी कच्ची सामग्री जो उसको वातावरण से मिल जाती है, वायुमंडल से मिल जाती है, और वो कौन सी गैस होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो चौथी कच्ची सामग्री है वो उसको सूर्य के द्वारा मिलता है और उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश। किसके द्वारा मिलता है? सूर्य के द्वारा। अब जरा आपने जरूर मन में सोच लिया होगा कि जब सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है इनको पोषण करने के लिए, तो जरूर पादपों के अंदर पोषण की क्रिया ज्यादातर कब होती है? दिन में होती है। कब होती है? दिन में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश केवल और केवल मौजूद कब होता है? दिन में मौजूद होता है। आपने देखा होगा कई ऐसे पौधों को या फसलों को कि जैसे अंधेरा पड़ता, रात का समय होता है, पादपों की पत्तियां मुरझा जाती है। देखी है ना? क्योंकि अब वो वाली पत्तियां पोषण करने के लिए अब आगे काम नहीं करेगी। कब तक? सुबह तक। ठीक है ना? जैसे सूर्य उदय होगा वापस पत्तियां खिल उठेगी, क्योंकि अब उनके पास में सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वो पोषण करेगी। अब यहाँ पर इन चारों कच्ची सामग्री के द्वारा ये किस प्रकार से पोषण करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं? ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो किस प्रकार से? जरा इधर की तरफ एक समीकरण पर चर्चा करते हैं। पहली कच्ची सामग्री जिसको हमने बोला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस? इसके साथ में जड़ों के द्वारा प्राप्त दूसरी कच्ची सामग्री जिसको हमने क्या बोला? जल। और यहां पर तीसरी कच्ची सामग्री जिसको हमने क्या बोला? सूर्य का प्रकाश। और चौथी कच्ची सामग्री जो इनकी पत्तियों के अंदर होता है जिसको हमने क्या बोला? हरित लवक, जिसको हम क्लोरोफिल। चारों कच्ची सामग्री हो गई ना? कभी भी जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा जो पाचन की क्रिया, जो पोषण की क्रिया हो रही है, वो वाली पोषण की क्रिया या ऊर्जा का निर्माण बगैर सूर्य के प्रकाश और बगैर हरित लवक के नहीं होता। हरित लवक बहुत आवश्यक होता है, इसीलिए पादपों की पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है, क्योंकि इन पत्तियों के अंदर क्या होता है? हरित लवक होता है। और कुछ ऐसे पादप जिनकी पत्तियां होती नहीं या फिर वो जानबूझ करके पत्तियों को शरीर से अलग कर देते हैं जल की कमी होने के कारण, रेगिस्तानी पौधे, तो उनका तना हरा हो जाता है, तने के अंदर हरित लवक पाया जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों कच्ची सामग्री आपस में मिलेगी और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा ग्लूकोज के रूप में। ध्यान देवें, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या 12 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी? 6। और साथ में यहाँ पर ये पादप भोजन बनाते समय एक गैस निकालते हैं और उस गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन। और यहाँ पर कुछ जल के अणुओं का भी त्याग करते हैं। अब आप कहोगे सर जब जल ग्रहण किया तो वापस त्यागा क्यों? तो जब इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे तब आपको कुछ इस प्रकार से मालूमात चलेगी कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो अणु है वो कितने अणु चाहिए होते हैं? 6। जल के कितने अणु चाहिए होते हैं? कितने? 12। और यहाँ पर ग्लूकोज का एक अणु निर्मित होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने अणु निकलेंगे? 6। और जल के कितने अणु निकलेंगे? 6। जरा इस समीकरण को आप जांच परख लें, क्या ये संतुलित हुआ है कि नहीं हुआ है? कार्बन की संख्या कितनी इधर? 6। यहाँ पे भी कितनी? इधर की तरफ ऑक्सीजन की संख्या 6 दूने 12 और यहाँ पर 12 से गुणा हुआ कितने हो गए? 24। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 6 ये होगी,
6 दूने 12 ये हो गई और 6 ये हो गई, हो गए ना 24। और हाइड्रोजन की संख्या 12 दूने 24, 12 संख्या ये हो गई और 6 दूने 12 ये हो गए ना 24। समीकरण संतुलित हो गया। रोचक चीज देखो इसके अंदर, जितने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु लिए हैं, कितने अणु लिए? 6। ऑक्सीजन के भी कितने अणु त्याग रहा है? 6। इसलिए कहते हैं पादप हमेशा वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। जितनी जहरीली गैस लेते हैं उतने ही शुद्ध गैस के अणु त्यागते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और कौन सी गैस को त्यागा? ऑक्सीजन को। इसलिए हम कहते हैं प्रकृति को शुद्ध बनाने का काम, प्राणवायु उपलब्ध कराने का काम कौन करते हैं? पादप करते हैं। अब यहां पर आते हैं हम, 12 जल के अणु लेते हैं लेकिन वापस त्यागते कितने जल के अणु? 6। आधे जल के अणु वापस त्याग देते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं रेगिस्तानी जिनके अंदर पहले से जल की कमी होती है जमीन के अंदर, तो ये वाला जल जो है इसको त्यागने की बजाय अंदर ही स्टोर कर लेते हैं और वापस पोषण के लिए काम में ले लेते हैं। लेकिन जहां जल की कमी नहीं है वे वाले पौधे पत्तियों के छिद्रों के माध्यम से या अन्य माध्यम से इस जल का त्याग कर देते हैं। और इसी कारण पेड़ पौधों की छाया हमेशा कैसी होती है? ठंडी होती है, क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा ये वाला जल 2 क्रियाओं के द्वारा त्यागा जाता है। या तो बिंदुओं के रूप में, जिसको कहते हैं बिंदु स्त्राव। आपने देखा होगा कई बार घास के ऊपर सुबह सुबह पानी की बूंदें आती है, बिंदु स्त्राव। और दूसरी क्रिया है वाष्प के रूप में त्यागना, जिसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है ना। तो यहाँ पर पौधों के अंदर भोजन बनाने की ये क्रिया हो गई। और इस प्रकार से प्रश्न आ जाए कि पादपों में भोजन बनाने की क्रिया का समीकरण दीजिए, तो आप इस समीकरण को दे सकते हो। समीकरण समझ में आया ना? चलिए अब आते हैं, हम बात अगली करते हैं कि पादप अपना भोजन कहाँ बनाते हैं। तो बता दूं आपको, पादपों के अंदर भोजन बनाने की जो रसोई होती है वो रसोई उनकी पत्तियां होती है। क्या होती है? उनकी पत्तियां। अक्सर हमारे घरों के अंदर तो भोजन पत्नियां बनाती है, लेकिन यहाँ पर जो भोजन बनाती है वो कौन बनाती है? पत्तियां। पत्ती नहीं, कौन? हाँ, कई घरों में तो पत्ती भी भोजन बनाते हैं, जरूरत होती है तो बनाना पड़ता है बेचारे को। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पत्ती है पादप की। इन पत्तियों के अंदर हरित लवक पाया जाता है और जहां जो मौजूद है वहां पे भोजन बनाना आसान है ना भाई। रसोई घर के अंदर ही तो सारा नमक मिर्ची धनिया के पैकेट होते हैं, तो रसोई में हम खाना बनाते हैं, सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध है। तो पत्ती के अंदर हरित लवक पहले से मौजूद होता है। इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? रंध्र कहते हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर प्रवेश करती है और इन्हीं रंध्रों के द्वारा कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। कब? दिन के समय। कब? दिन के समय। ये गैस CO2 का अंदर जाना और ऑक्सीजन का बाहर आना किस क्रिया में हो रहा है? भोजन निर्माण के समय। लेकिन ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, श्वसन क्रिया में पादप भी हमारी तरह ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को त्यागते हैं। श्वसन क्रिया में तो पादप हमारे जैसे ही ऑक्सीजन को लेंगे और CO2 को त्यागेंगे, और इन्हीं छिद्रों के द्वारा, इन्हीं रंध्रों के द्वारा। अब जरा विचार करें, दिन के समय ये वाले जो रंध्र होते हैं ना, ये किस क्रिया में बिजी होते हैं? भोजन बनाने में। तो पौधों के ये रंध्र दिन में तो किस में बिजी है? भोजन बनाने में। इसलिए रात के समय ये रंध्र क्या करेंगे? श्वसन करेंगे। इसलिए कहा जाता है पेड़ पौधों की नीचे रात को सोना नहीं चाहिए, भूत आ जाएंगे। ऐसा कहते हैं ना, भूत ऊत कुछ नहीं आता है, पेड़ पौधे रात को श्वसन करते हैं। इसलिए पेड़ पौधों के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व ज्यादा होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होती है, इस वजह से ऊपर ज्यादा कम जाती है, एक घनी परत बना लेती है। तो पेड़ पौधे रात को श्वसन करने के कारण इनके द्वारा रात को कौन सी गैस निकलती है? इनकी पत्तियों से CO2 ज्यादा निकलती है। इसलिए रात को पेड़ पौधों के नीचे सोना हानिकारक होता है। इन रंध्रों के साइड में कुछ कोशिकाएं होती है जो इन रंध्रों को बंद और खोलने का काम करती है। रंध्रों को बंद करना और खोलना, जिनको हम कहते हैं द्वार कोशिकाएं। क्या कहते हैं इनको? द्वार कोशिकाएं। तो यहाँ पर हमने पादपों के अंदर किस प्रकार से भोजन बनाने की क्रियाएं हुई इसके बारे में अध्ययन किया। आगे आते हैं छोटे स्तर के जीवों के अंदर भोजन बनाना। छोटे स्तर के जीव, स्वकोशी के बाद में आते हैं छोटे स्तर के जीव। अब छोटे स्तर का मतलब हुआ कि हमारे जितने जटिल नहीं होते, बहुत छोटे स्तर के होते हैं बेचारे, जिनके अंदर कोई नाक, कान, मुंह, आंख कुछ नहीं होता है। बहुत छोटे स्तर के जीव, जिनको एक कोशी के जीव भी कह सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक
जीव का शरीर बनाया, इसका नाम अमीबा है। क्या नाम है इसका? अमीबा, जिसके अंदर पादाप बनते हैं, पाद की तरह, पाद यानी पैर, है ना, पैरों के अंग बनते हैं यहाँ पर, और इसके द्वारा ये गमन करता है। शरीर इतना लचीला होता है कि इसके शरीर के अंदर इस प्रकार से उभार बनाता है और ये आगे गमन करने का काम करता है। और हम तो बात भोजन की कर रहे हैं, तो जब अमीबा को भोजन करना होता है तो किसी भोज्य पदार्थ को जहां ये महसूस करता है, उस भोज्य पदार्थ के चारों ओर ये अपने शरीर को घेर लेता है। ये शरीर के इस प्रकार से उभार बना करके इस भोजन के चारों ओर से इसको घेरा है, और ये वाला भोजन विस्तृत होकर के अंदर चला जाएगा, जिसको विसरण क्रिया भी कह सकते हैं। इस प्रकार से इसकी जो त्वचा होती है, जो बाहर वाली जो झिल्ली है, इस झिल्ली को भेदते हुए भोजन कहाँ चला जाता है? अंदर चला जाता है। कोई मुंह वगैरह नहीं होता है, ठीक है ना, और ऐसे ही पदार्थ बाहर निकलता है। तो यही त्वचा इसका मुंह है और यही त्वचा इसका उत्सर्जन का मार्ग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अमीबा की बात करें, ठीक ऐसे दूसरे जो छोटे स्तर के जीव होते हैं, जिनके अंदर कोई विशेष अंग नहीं होते हैं भोजन प्राप्त करने के, वो वाले कुछ इसी प्रकार से भोजन प्राप्त करने का काम करते। आगे आते हैं, मानव की बात करें, महत्वपूर्ण टॉपिक आता है मानव में पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। मनुष्य के अंदर पाचन कैसे होता है? सबसे पहले हम एक चित्र बना करके समझते हैं कि किस प्रकार से पाचन होता है। देखो, आप परीक्षा के अंदर इस प्रश्न को जब चित्र के माध्यम से पूछा जाए कि मानव का पाचन तंत्र का चित्र बनाइए, तो कुछ इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। ये सबसे पहले क्या आ जाता है, यहाँ पर हमारा पाचन तंत्र के अंदर सबसे शुरुआत वाला अंग आ जाता है। कौन सा अंग आ जाता है? कौन सा अंग आ गया? ये मुंह आ गया। क्या आ गया? मुंह। अब मुंह के बाद में जब आगे आते हैं हम, तो यहाँ पर दूसरा अंग आ जाता है, या मुंह आ गया, मुंह गुहा हो गई। अब इसके आगे आते हैं, तब ये वाले जो अंग आता है, इस अंग को कहते हैं हम ग्रास नाल। क्या कहते हैं इसको? ग्रास नाल या ग्रसनी। ध्यान दें, ठीक है ना। ग्रास यानी भोजन, और ग्रास को अंदर ले रही है ये वाली नाल, इसलिए इसको इसोफेगस या क्या कहते हैं? ग्रसनी या ग्रास नाल। इंग्लिश में इसको इसोफेगस कहते हैं, ठीक है ना। ये आगे भोजन जाएगा, कौन से अंग में जाएगा आगे भोजन? अमाशय के अंदर। कहां जाएगा ये भोजन? अमाशय के अंदर, ठीक है ना। अमाशय से जुड़ा हुआ एक और अंग होता है यहाँ पर, अमाशय से जुड़ा हुआ अंग होता है। कौन सा अंग होता है यहाँ पर? यकृत। चलो मैं नाम लिख देता हूं। यहाँ ये कौन सा अंग है? अमाशय, जिसको हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? जठर, और जिसको इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं? स्टोमक। क्या कहते हैं? और ये वाला जो अंग है, ये क्या है? यकृत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं इसको? लीवर। इसी से जुड़ा हुआ एक और थैली होती है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। पित्ताशय। क्या कहते हैं इसको? पित्ताशय, जो कि पित्त रस का स्त्रावण करता है। समझ रहे हो ना इस बात को? अमाशय के साथ में भी यहाँ पे एक पत्ती के समान एक और अंग जुड़ा होता है, जिसको हम पैंक्रियाज या क्या कहते हैं? अग्नाशय। क्या कहते हैं? ध्यान से चित्र को समझे, क्योंकि ये चित्र आ सकता है आपकी परीक्षा के अंदर। इस पाठ में से जरूर एक चित्र आएगा आपके। फिर आगे आ जाते हैं हम, ये वाला जो अमाशय आगे चला जाता है छोटी आंत के रूप में। आगे किस रूप में चला जाता है भाई? छोटी आंत के रूप में। फिर यहाँ पर लगभग 22 फीट लंबी, कितनी? 22 फीट लंबी आंत आती है, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? छोटी आंत, जो 3 भागों में बंटी होती है। कितने भागों में? 3 भागों में, ठीक है ना। सबसे पहला आता है यहाँ पर इसका पहला अंग आता है सूत्रांत्र, फिर आता है इसका जेजुलम, और फिर आता है इलियम, ठीक है ना। 3 भागों में ये बंटी होती है। और फिर छोटी आंत आगे जिस दूसरी आंत के द्वारा जुड़ी होती है, उस आंत को हम कहते हैं वर्धांत्र। क्या कहते हैं इसको? वर्धांत्र या बड़ी आंत। क्या कहते हैं इसको? बड़ी आंत या वर्धांत्र। और वर्धांत्र लास्ट में जाकर के किस में खुल जाती है? गुदा मार्ग के अंदर। किस में खुल जाती है? गुदा मार्ग के अंदर। तो ये जो बीच में आपको नजर आ रही है, ये तो कौन सी आंत है भाई? छोटी आंत, जिसको हम शुद्रांत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, शुद्रांत्र। और ये वाली जो आंत नजर आ रही है, ये क्या है? वर्धांत्र। क्या है? हाँ, वर्धांत्र। इसको हम क्या कहते हैं? बड़ी आंत। क्या कहते हैं इसको?
बड़ी आंत, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, गुदा मार्ग। क्या आ जाएगा यहाँ पर, गुदा मार्ग या मल द्वार। क्या आ जाएगा, मल द्वार। तो ये कौन सा तंत्र हो गया हमारे शरीर का, पाचन तंत्र। कौन सा तंत्र हो गया, पाचन तंत्र। मुंह के अंदर यहाँ क्या पाए जाते हैं, दांत, और दांतों के बीच में क्या पाई जाती है, जीवा। क्या पाई जाती है, जीवा। अब जरा आप एक अंग और बता देता हूं, उसका भी पाचन तंत्र के अंदर बहुत बड़ी भूमिका होती है अपने आप में, और इस का लगभग यहां पर वो वाला होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस या घाटी ढापन। क्या है, घाटी ढापन। समझे इसको। अब हम समझते हैं कि यहां पर भोजन का किस प्रकार से काम होता है। ध्यान दें, सबसे पहले हम निवाला लेते हैं। कहां पर, मुंह के अंदर हम निवाला लेंगे। यहां पर हमारा ग्रास आएगा, और सबसे पहला काम शुरू होता है मुंह का, चबाने का काम। किसका काम, चबाने का काम। चबाने का काम कौन करेगा, दांत। कौन करेगा, भिन्न भिन्न प्रकार के दांत होते हैं, है ना। आगे अलग दांत होते हैं, उनके बीच पीछे अलग होते हैं, ठेठ पीछे अलग होते हैं ना। कैनाइन है, इंसाइजर है ना। इस प्रकार से जिनको हम हिंदी के अंदर और भी कई सारे, जैसे कि दूध की दांत है ना, डाढ़। ज्यादातर चबाने का काम कौन करती है, डाढ़ करती है ना। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो दांत होते हैं, यहाँ पर दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाएगा, महीन कणों के अंदर पीसा जाएगा। और भोजन को इधर उधर पटकने का काम कौन सा अंग करता है, जीवा। स्वाद भी यही लेती है, पटकने का काम भी यही करती है, और अपने को पटकने का काम भी इसी का होता है। उल्टी सीधी बोल देती है ना, तब लोग पटक के पीटते हैं, अपने को पीटते हैं ना। तो उस समय भी शरीर को पिटाई करवाने का काम भी इसी का होता है। यहाँ पे पिटाई किसकी हो रही है, इसके द्वारा, भोजन की। किसकी हो रही है, भोजन की। तो मुंह के अंदर भोजन को इधर उधर पटकने का काम ये करती है, और हम स्वाद भी इसी के द्वारा लेते हैं। कई बार रसगुल्ले जैसा आइटम जो अपने को स्वादिष्ट लगता है ना, उसको हम बार बार पटक पटक करके उसका आनंद लेते हैं, फिर निगलते हैं, है ना। होता है कि नहीं होता है। अब यहां पर इसी जीवा का ठेठ पिछला वाला भाग, ठीक है ना, एक विशेष ग्रंथि के द्वारा जुड़ा होता है। उस ग्रंथि को कहते हैं लाल ग्रंथि। क्या कहते हैं इसको, लाल ग्रंथि के द्वारा एक रस का स्रावण होता है, जिसको हम कहते हैं लाला रस। क्या कहते हैं, लाला रस के अंदर एक एंजाइम होता है, जिसको हम कौन सा एंजाइम कहते हैं, एमिलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम कहते हैं, एमिलेज। ध्यान दे, एमिलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रश्न याद रखना, साथ साथ में प्रश्न आते हैं एक एक नंबर के। एमिलेज एंजाइम किसका पाचन करता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का, ठीक है ना। और ये लाला रस के अंदर भी पाया जाता है। यहाँ पर भी एमिलेज एंजाइम आता है, उसकी भी यहाँ पर भी भूमिका होती है, छोटी आंत के अंदर भी होती है। अब यहाँ पर जैसे हमने भोजन को महीन कणों के अंदर दांतों के द्वारा पीस दिया, पीसने के बाद ये भोजन कहाँ आएगा, ग्रास नाल की तरफ। अब यहाँ पर श्वसन नाल और यहाँ पर भोजन की नाल है ना, दोनों एक ऐसी स्थिति आती है जहां पे एक दूसरे को बेरती है। तो कहीं हमारा भोजन का कोई टुकड़ा श्वास वाली नाल में ना चला जाए। कई बार होता है जी, हम भोजन करते करते एकदम हमारी स्थिति खराब हो जाती है, कोई टुकड़ा जब श्वास नाल में चला जाता है ना, तो एकदम से हमें इस प्रकार से खांसी टाइप आता है और भोजन का टुकड़ा बाहर निकल जाता है। होता है कि नहीं होता, होता क्या है कि यहाँ पर भोजन नाल और श्वास नाल के बीच में एक ढक्कन होता है, जिसको हम घाटी ढापन या एपिग्लोटिस कहते हैं, जो श्वास नाल के ऊपर ऐसे मुड़ जाता, ताकि श्वास नाल के अंदर किसको नहीं जाने दे, भोजन को। भोजन इसके ऊपर से आगे चलता रहे, सांस भी चलती रहे। समझ गए ना। और कभी कभार क्या होता है, ये घाटी ढापन यदि सही रूप से ढक्कन की तरह ऊपर नहीं आता है ना, ऐसी कंडीशन के अंदर भोजन का टुकड़ा सीधा कहां चला जाता है, श्वास नाल के अंदर। अब ये भोजन आ रहा है आगे, ग्रास नाल से होता होता कहां आ जाता है, आमाशय के अंदर। ये काफी घंटों तक आमाशय के अंदर रुकता है, और इसमें इसको हम जठर कहते हैं, जहां पे जठर रस का भी स्रावण होता है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का अम्ल का स्रावण भी होता है। कौन सा अम्ल आता है यहाँ पर, HCl। इसके अंदर एक पार्ट होता है पाइलोरिक पार्ट, जहां से अम्ल का स्रावण होकर के यहाँ पर आता है आमाशय के अंदर, और आमाशय इस अम्ल के द्वारा उस भोजन को सड़ने से बचाता है। और कई बार ये होता है कि बहुत ज्यादा जब अम्ल आ जाता है, तब एसिडिटी की शिकायत होती है व्यक्ति को। और हमने पढ़ा था अम्ल, क्षार और लवण वाले पाठ के अंदर, जब एसिडिटी हो जाती है तब एंटासिड के रूप में या तो हम लेते हैं MgOH2 को,
जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा था, भूल गए, याद है? या फिर हम बेकिंग पाउडर के रूप में जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं, इसको यूज में लेते हैं, याद है कि भूल गए? इनोफिल लवण, है ना। आमाशय के अंदर काफी घंटों के अंदर रुकने के बाद में जो भोजन था ये काइम के अंदर रूपांतरित होगा। किसके अंदर रूपांतरित होगा? काइम, बहुत महीन कणों के अंदर रूपांतरित हो जाएगा। आमाशय के अंदर कई सारे ऐसे प्रवर्ध लगे होते हैं जो कि उस भोजन को और महीन कणों में पीसने का काम करते हैं। ये काइम में जैसे रूपांतरित होगा ये आगे चला जाएगा किस आंत के अंदर? छोटी आंत में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? छोटी आंत के अंदर अनेक सारी रक्त वाहिनियां चलती रहती है। अब यहाँ पर प्रारंभिक स्तर से यहाँ पर ये भोजन आगे चलता रहता है। इस आंत की मैंने लंबाई आपको बताई, लगभग कितनी फीट होती है? 22 फीट, बहुत लंबी होती है। मांसाहारी जीवों के अंदर छोटी होती है, शाकाहारी जीवों के अंदर इसकी लंबाई ज्यादा होती है। तो ये वाली जो आंत है बहुत लंबाई तक होती है। यहाँ पर रक्त वाहिनियों के द्वारा इस भोजन के अंदर जो विशेष पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण होता रहता है। यहाँ पर यकृत और अग्नाशय की भी भूमिका रहती है। यकृत और अग्नाशय के द्वारा भी कई सारे पाचक रस इस भोजन के साथ मिलते हैं। गॉल ब्लैडर के द्वारा भी पाचक रस अंदर मिलते हैं। आपको मैं मुख्य एंजाइम्स की बात करूं जो कि भोजन का आगे पाचन करने का काम करते हैं। यहाँ पर एमिलेज की बात मैंने की थी, बताइएगा एमिलेज किसका पाचन करता है? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का, बताया ना आपको। इसी प्रकार से एक एंजाइम और होता है जिसको हम कहते हैं ट्रिप्सिन। क्या कहते हैं? ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? किसका? प्रोटीन का। एक एंजाइम और होता है जिसको हम कहते हैं लाइपेज। क्या कहते हैं? लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। किसका पाचन करता है? वसा का। तो याद रख लें, एमिलेज किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। और लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। इसी प्रकार से लैक्टेज एंजाइम होता है जो कि दूध का पाचन करता है। और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि यहाँ पर पाचन करने का काम करता है। मुख्य ये 3 एंजाइम है, आप याद रखना, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये वाले जो भोज्य जो पदार्थ है आगे जो छोटी आंत के अंदर चलता रहेगा तो रक्त वाहिनियों के द्वारा इसके अंदर काम की चीजें अवशोषित होती रहेगी और वो अवशोषित जो मुख्य पदार्थ होते हैं उनको आगे काम की जगह भेज दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को भेज दिया जाएगा आगे ऊर्जा के निर्माण के लिए, है ना। वसा को अपनी जगह भेज दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक पदार्थ अपने गंतव्य स्थान तक चला जाता है। अब यहाँ से जो जैसे ही सारा का सारा पदार्थ काम का अवशोषित हो जाता है उसके पश्चात ये भोजन चला जाता है वर्धांत्र के अंदर। कहाँ चला जाता है? वर्धांत्र या बड़ी आंत के अंदर। और बड़ी आंत की लगभग लंबाई होती है कितनी? नाम से तो लग रहा है छोटी आंत बड़ी होनी चाहिए, लेकिन छोटी आंत की लंबाई ज्यादा है, बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। और बड़ी आंत यानी वर्धांत्र के अंदर ये भोजन चले जाने के बाद में ये भोजन आगे चला जाता है। कहां पर? मलाशय के अंदर। जो बेकार का कचरा होता है उसको हम त्याग देते हैं गुदा मार्ग के द्वारा शरीर से है बाहर। समझ में आया ना? ए टू लेकर जेड तक समझ में आ गया ना? मुंह से प्रवेश किया और कहां तक कैसे घूमा और किस प्रकार से पाचन हुआ और कैसे शरीर से बाहर निकला, समझ में आया है ना? है? अब आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो भोजन का पाचन होने के बाद में मुख्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का जो पाचन हुआ है, यहाँ पर एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो काम आ जाता है, अच्छी बात है। एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है उसका स्टोरेज रहता है कहां पर? यकृत के अंदर, जिसको हम सामान्यतः जिगर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जिगर, लीवर। इसके अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज का स्टोरेज रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। और जब इसकी जरूरत होती है तब ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में बदल करके शरीर के लिए काम आता है। कई बार होता है ना 9-9 दिन तक हम उपवास करते हैं फिर भी मरते नहीं है। वो एक्स्ट्रा जो स्टोर होता है ना ग्लूकोज किसके अंदर? यकृत के अंदर, वो वाला काम आता है हमारे लिए, ठीक है ना। और इस ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज के अंदर रूपांतरित करने का काम कौन करता है? अग्नाशय। इसके द्वारा एक हार्मोन का स्रावन होता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। क्या कहते हैं इसको? इंसुलिन। याद है कि भूल गए? पढ़ा था ना आपने एक अलग पार्ट के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज के जो स्त्रावण हो रहा होता है जब यकृत से, तो उसकी मात्रा को कम और नियंत्रित करने का काम करता है। कई बार क्या होता है कि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है शरीर के अंदर तो ग्लूकोज ज्यादा स्रावित होता है, मीठा पदार्थ होता है।
ज्यादा स्रावित होने के कारण शरीर के अंदर मीठे पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं मधुमेह। क्या कहते हैं उसको? मधुमेह या शुगर या डायबिटीज। वो एक्स्ट्रा टॉपिक हो गया। तो आपको मैंने यहाँ पर शुरू से लेकर के लास्ट तक मनुष्य के शरीर के अंदर, मानव के शरीर के अंदर किस प्रकार से पाचन का काम हुआ। तो जैविक प्रक्रम का अगला जो पार्ट आता है या फिर एनाटॉमी का जो हिस्सा आता है, तो दूसरा तंत्र या दूसरा सिस्टम या दूसरी क्रिया वो है श्वसन। क्या है? श्वसन, जिसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन। क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। अब यहां पर हम जब पहले उस पाचन तंत्र के अंदर हम ये चर्चा कर चुके हैं कि जो भी जीव या पादप जो भोज्य पदार्थ, जीवों की बात करें तो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, पादप की बात करें तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो पादप या जीवों के द्वारा जो भोजन के रूप में जिन पदार्थों को निर्मित या ग्रहण किया जाता है, उन भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का निर्माण करना होता है। किसका निर्माण करना होता है? ऊर्जा को विमोचित करना होता है। तो ऊर्जा के निर्माण के लिए उनके द्वारा अगली जो क्रिया या जो अगली घटना संपादित करनी होती है जीवों को या पादपों को, उसी को हमने क्या नाम दिया? श्वसन। श्वसन को हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं गैसों का आदान प्रदान। किन का आदान प्रदान? गैसों का आदान प्रदान। सामान्यतया यहां पर जो इन होगी वो कौन सी गैस होगी? O2। और जो आउट होगी वो कौन सी गैस होगी? CO2। चाहे पादप है चाहे जीव है। सबसे पहले पादपों में श्वसन। किन में श्वसन? पादपों में श्वसन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पादपों के अंदर जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों के ऊपर जो रंध्र होते हैं, इन रंध्रों की माध्यम से ये भोजन के लिए अपना काम करते हैं। इन्हीं के द्वारा ये CO2 को और O2 का निष्कासन या ग्रहण करना करते हैं। भोजन के लिए CO2 को ग्रहण करेंगे और निकालेंगे कौन सी गैस? ऑक्सीजन। और साथ में क्या निकालेंगे? ये जल का। तो यहाँ पर इन रंध्रों के द्वारा जो भोजन बनाने की क्रिया होती है वो होती है दिन के समय। कब होती है? और रात के समय ये वाले जो रंध्र होते हैं ये रात के समय किसका काम करेंगे? श्वसन का। किसका काम करेंगे? इसीलिए मैंने कहा था कि पौधों के नीचे रात को सोना हानिकारक होता है। तो वही रंध्र जो दिन के समय भोजन बनाने में व्यस्त थे, वो रात के समय श्वसन क्रिया करने के लिए अपना काम करेंगे। चाहे किसी भी हम जीव की बात करें चाहे पादप की बात करें, श्वसन के लिए उनके द्वारा जो प्राप्त ऑक्सीजन होती है, यह ऑक्सीजन गैस कहां जाएगी? कोशिका द्रव्य के अंदर। कहां जाती है? कोशिका द्रव्य के अंदर। और कोशिका द्रव्य में जाकर के जो भोजन के द्वारा निर्मित किया जा चुका है, किसको? ग्लूकोज को। इस ग्लूकोज के साथ में कौन सी गैस मिलेगी? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन गैस इस ग्लूकोज के साथ में मिल करके, ग्लूकोज जिसका सूत्र मैं आपको बता चुका हूं कल, क्या होता है सूत्र? कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? इन 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर के एक 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण होता है, उसको हम कहते हैं पाइरुवेट। क्या कहते हैं? जिसके अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। यहां पाइरुवेट का निर्माण होगा और साथ में क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी? यहां पर यह जो पाइरुवेट है ये ऑक्सीजन के द्वारा या ग्लूकोज के द्वारा जो बन रहा है वो कहां हो रहा है? ये कोशिका द्रव्य के अंदर। कि जीवों के अंदर जो श्वसन होता है, ये श्वसन खुद कितने तरह का होता है? तो श्वसन खुद 2 तरह का होता है। पहला होता है जिसको हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन। नाम से पता चल रहा होगा, अवायवीय श्वसन का मतलब O2 की अनुपस्थिति है। O2 की क्या है? अनुपस्थिति। बगैर ऑक्सीजन के भी कुछ जीव
या हमारे शरीर के अंदर कुछ पेशियों के अंदर श्वसन की क्रिया हो जाती है। और दूसरा श्वसन आता है वायवीय श्वसन। इस श्वसन की क्रिया के अंदर किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? O2 की उपस्थिति आवश्यक होती है। तो यहाँ पर श्वसन को हम फिर से दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर और अनुपस्थिति के आधार पर। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर श्वसन हो रहा है तो उसको हम वायवीय श्वसन कहेंगे, और अनुपस्थिति के अंदर श्वसन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, तब श्वसन कौन सा कहलाएगा? वायवीय श्वसन। कौन सा श्वसन? वायवीय श्वसन। और ऑक्सीजन की क्या है? अनुपस्थिति, तब श्वसन क्या कहलाएगा? अवायवीय श्वसन। प्रत्येक जीव की कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंदर भोजन के द्वारा बना हुआ ग्लूकोज जाता है, जिसमें 6 कार्बन के परमाणु होते हैं। वो उस कोशिका के द्रव्य के अंदर पाइरुवेट के अंदर विखंडित होता है, जिसमें कितने कार्बन के परमाणु हैं? 3 कार्बन के परमाणु हैं। अब इसको ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वही डिपेंड करता है श्वसन के प्रकार पर। यहां पर मान लेते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कौन सा श्वसन है? अवायवीय श्वसन है। और यहां पर हम अवायवीय श्वसन देखते हैं यीस्ट नामक फफूंदी के अंदर। एक फफूंद होता है, फंगस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? यीस्ट। और इसी फफूंद के द्वारा डबल रोटी बनाई जाती है। यहाँ पर यीस्ट नामक जो फफूंद होता है, इसकी कोशिका के अंदर जो पाइरुवेट बन चुका था, वो वाला पाइरुवेट बिना ऑक्सीजन की सहायता से, ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, सीधा बिना ऑक्सीजन के द्वारा ये 2 अणुओं के अंदर टूट जाता है। पहला क्या बनेगा? इथेनॉल। क्या बनेगा? सूत्र बता चुका हूं मैं आपको चौथे पार्ट के अंदर, C2H5OH। और दूसरा इसके द्वारा कौन सी गैस बनेगी? CO2। और साथ में यहां पर क्या बनेगी? ऊर्जा। क्या बनेगी? वापस ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज जो कोशिका द्रव्य के अंदर पाइरुवेट के अंदर टूट चुका था, यह पाइरुवेट आगे ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन के बगैर क्रिया हो रही है तो अवायवीय श्वसन। यहाँ यीस्ट नामक फफूंदी की कोशिका के अंदर यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर किन में टूटेगा? इथेनॉल, CO2 और किसके अंदर? ऊर्जा के अंदर। साथ ही एक चीज और बता दूं, हमारी जो पेशी कोशिका होती है, पेशी कोशिका के अंदर भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर श्वसन हो जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर यह जो पाइरुवेट जिसके अंदर 3 कार्बन के परमाणु हैं, यह लैक्टिक एसिड के अंदर टूट जाता है। किस एसिड के अंदर? कौन सा अम्ल बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है। यही लैक्टिक अम्ल जो कि दही के अंदर भी पाया जाता है। पेशी कोशिका में जहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर हमारी जो मांसपेशी कोशिका होती, कभी कभार ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि मांसपेशी कोशिका के अंदर अचानक वो वाला कोई एक छोटा सा पार्ट जो दब जाता, दब जाने के कारण वहां पर ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती। बगैर ऑक्सीजन से ही पाइरुवेट सीधा का सीधा लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और यहाँ पर ऊर्जा विमोचित होती है। अब यहाँ आपको समझना होगा कि जब ये वाली स्थिति हो जाती है कभी कभार, जिसको हम सामान्य भाषा में क्रैम्प आना कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैम्प आना, या इसको हम कहते हैं मोच आना। क्या कहते हैं इसको? कभी कभार होता है ना, बहुत भारी जब हम कोई चीज उठाते हैं तो हमारी कमर या किसी न किसी शरीर के अंदर एक सुई की नोक टिके, इतनी सी जगह के अंदर बहुत भयानक दर्द उठ जाता है। और वो वाला ऐसा दर्द होता है जो हमें चलने फिरने से बहुत ज्यादा समस्या करता है। अब तीसरे प्रकार की हम जब क्रिया को देखते हैं, ये 2 क्रियाएं हो गई अवायवीय श्वसन की। अब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन। सामान्यतः हमारे शरीर के अंदर यह होता है, सारे जीवों के शरीर में होता है। तो वायवीय श्वसन के अंदर ऑक्सीजन क्रिया करेगी किससे? पाइरुवेट से। किससे करेगी?
पाइरुवेट से क्रिया करेगी और यहाँ पर जो मुख्यतया क्या बनेगी, कौन सी गैस बनेगी, CO2 बनेगी। साथ ही साथ यहाँ पर जल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, जल का। और साथ में यहाँ पर कौन विमोचित होगी, ऊर्जा। और यह जो ऊर्जा यहाँ पर निर्मित हो रही है ATP के रूप में हो रही है। किस रूप में हो रही है, वापस समझिएगा। यहाँ इस कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर एक तो बनी CO2, एक क्या बनी H2O यानी जल, और एक क्या बनी ऊर्जा। किस रूप में ऊर्जा बन रही है, ATP के रूप में, जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यही ATP है जो हमें शरीर को काम करने की क्षमता देती है। हम शरीर के अंदर काम करते रहते हैं इसी ऊर्जा के कारण। और यह जो ऊर्जा है ये प्रत्येक अंग तक पहुंचती है और उस अंग को कार्य करने लायक बनाती रहती है। समझ में आ रहा है ना। अब हम देखते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है जो यहाँ ये वाली क्रिया संपादित कर रही है, यह ऑक्सीजन उस कोशिका तक पहुंची कैसे। बहुत बड़ी चीज तो यह है ना भाई, उस ऑक्सीजन का वहां पहुंचना जरूरी है ताकि वो पाइरुवेट से क्रिया करके ये वाले पदार्थ बना सके। तो हम उस ऑक्सीजन को वातावरण की सहायता से ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने के बाद में ये फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों से फिर उस कोशिका तक जाएगी। तो इन सारी चीजों को हम आगे के टॉपिक के अंदर देखते हैं। अब आइए श्वसन के अंदर पहला उदाहरण आया लिस्ट नामक फफूंदी, जिसके अंदर इथेनॉल यानी घरेलू शराब बन जाता है, जिसको किण्वन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन क्रिया। शराब बनाने की यही क्रिया है जिसके अंदर इथेनॉल और वो CO2 का निर्माण होगा, साथ में आंशिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होगा। साथ ही साथ दूसरा अवायवीय श्वसन हमने हमारी मांसपेशी कोशिका के अंदर देखी, और उस पेशी कोशिका के अंदर बगैर ऑक्सीजन के पाइरुवेट सीधा बदल जाता है लैक्टिक अम्ल के अंदर और ऊर्जा में, और उस घटना को हम कहते हैं क्रैम्प आना या मोच आना। और तीसरा हमने देखा वायवीय श्वसन, जो सामान्यतः हर कोशिका के अंदर होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन पाइरुवेट्स के साथ मिलकर के एक तो CO2 बनाएगी, एक जल बनाएगी और एक क्या बनाएगी, ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण करती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर श्वसन के अंदर कि किस प्रकार से जीव श्वसन में O2 का ग्रहण करना व CO2 का त्याग करना करते हैं। जब हम जलीय जीवों की बात करें, जो जीव कहाँ रहते हैं, जल के अंदर, ये जो जलीय जीव होते हैं जल में घुलित, जल के अंदर घुलित O2 का उपयोग करते हैं। जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जो कि बहुत कम होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो जल के जो जीव होते हैं वो श्वसन क्रिया बहुत फास्ट करते हैं, क्योंकि उनको बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा चाहिए होती है। तो जो जलीय जीव होते हैं ये श्वसन की क्रिया की, यानी श्वसन क्रिया की जो इनकी दर होती है, श्वसन क्रिया की दर बहुत क्या होती है, तेज होती है। और ये वाले जो जलीय जीव जिनके अंदर अधिकांशतः हम मछली वर्ग के जीव रखते हैं। कौन से वर्ग के जीव, मछली वर्ग के जीव रखते हैं, जिनके अंदर श्वसन क्रिया को संपादित करने के लिए हमारी तरह फेफड़े नहीं होते हैं। उनके अंदर एक विशेष अंग होता है जिसके द्वारा ये श्वसन करते हैं, जिनको हम क्लोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोम, या इनको हम गलफड़े भी कहते हैं या गिल्स कहते हैं। हमारे अंदर जैसे फेफड़े होते हैं ना, वैसे जलीय जीवों के अंदर श्वसन क्रिया को संपादित कराने के लिए क्या होता है, क्लोम होता है, जो जल में घुलित ऑक्सीजन, जल प्रवेश करेगा अंदर और जल के अंदर घुलित ऑक्सीजन को वो ग्रहण कर लेंगे और जल वापस निष्कासित हो जाता है ऑक्सीजन को वहां खाली करके। ये एक्स्ट्रा बात आ जाती है और इसके बारे में भी छोटा सा प्रश्न बनाया जा सकता है। आगे आते हैं हम मानव में श्वसन। किसमें श्वसन, मानव में श्वसन। ध्यान से समझें, यहां पर थोड़ा सा टॉपिक आपको गहराई से समझना है क्योंकि इस बारे में भी प्रश्न बन सकता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर चित्र बनाता हूं कि हम मनुष्य के शरीर के अंदर श्वसन की क्रिया को संपादित कराने के लिए किस प्रकार से कौन कौन से अंग होते हैं। ध्यान से समझे, कहेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर श्वसन की क्रिया की जो शुरुआत होती है वो इस अंग से होती है। इस अंग को हम क्या कहते हैं,
नासिका या नाक। हमारा जो नाक होता है, ये नाक दो छिद्रों के रूप में बाहर खुलता है। इधर वाले छिद्र और इधर वाले छिद्र के बीच में एक पट्टिका होती है। क्या होती है? दीवार होती है, दोनों छिद्रों के बीच में होती है कि नहीं होती है? जिसको हम नासापट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नासापट। ये जो नासिका है, नासिका आगे की तरफ जाती है और ये ऑक्सीजन को लेकर के या कार्बन डाइऑक्साइड को वापस जब लाएगी, तब इस नलिका की सहायता से इसका आगे जाना होता है, जिसको हम कहते हैं श्वास नाल। क्या कहते हैं इसको? श्वास नाल, जिसको हम इंग्लिश के अंदर कह सकते हैं ट्रेकिया। क्या कहते हैं भाई इसको? ट्रेकिया, जिसके अंदर अनेक सारे हड्डी के छल्ले होते हैं, वलय होती है। ये वो हड्डी के छल्ले होते हैं ताकि वो गैसों को जब अंदर लेना और जब बाहर लेने की बात होती है फेफड़ों के द्वारा, तब फेफड़े संकुचित और प्रकुंचित जब होंगे तो श्वास नाल पिचके नहीं, श्वास नाल पिचके नहीं। इस को पिचकने से बचाने के लिए अंदर किसके छल्ले होते हैं? हड्डी के छल्ले होते हैं। जरा आप यहाँ महसूस करके देखें, यहाँ पे आपको ये छल्ले आभासित होंगे। ये हड्डी के छल्ले है कि नहीं है? यहाँ पे हो रहे हैं ना आभासित। और जब यहाँ हाथ लगाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हड्डी का उभार थोड़ा बाहर होता है। महिलाओं में ये कम उभार लगता है। यहाँ पर महिलाओं के अंदर इसका उभार कम होता है, जबकि पुरुषों में ज्यादा होता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर एक हड्डी का छल्ला होता है या फिर हड्डी का टुकड़ा होता है जो थोड़ा सा ज्यादा उभरा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं स्वर यंत्र। क्या कहते हैं इसको? स्वर यंत्र, वोकल सिस्टम होता है। यही वो हड्डी का भाग होता है जो कि हमारी ध्वनि को पैदा करने का काम करता है, आवाज उत्पन्न करने का काम करता है। इसको हम क्या कहते हैं? वोकल सिस्टम या स्वर यंत्र, जो इसी ट्रेकिया के ऊपर स्थित होता है। ये फिर आगे ट्रेकिया आगे जब जाएगा या श्वास नाल जब आगे जाएगी तो दो नाल के अंदर विभाजित हो जाती है, जिनको हम कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं इसको? तो एक श्वसनी इधर, एक श्वसनी इधर की तरफ, और प्रत्येक श्वसनी आगे जाकर के दो बड़े बड़े गुब्बारे नुमा मांसल संरचनाओं के अंदर खुल जाती है। ये गुब्बारे नुमा और मांसल जो संरचनाएं होती है, इनको हम कहते हैं फुफ्फुस। क्या कहते हैं इनको? फुफ्फुस, या इनका दूसरा नाम क्या होता है? फेफड़ा। क्या होता है? कितने फेफड़े होते हैं हमारे शरीर के अंदर? दो फेफड़े होते हैं, एक बायां फेफड़ा और एक दायां फेफड़ा। ध्यान से समझिएगा, दोनों की दोनों श्वसनियां अपने अपने फेफड़ों में खुल जाती है और फिर श्वसनियां आगे जाकर के अनेक सारी और पतली पतली नलिकाओं के अंदर विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से बहुत सारी शाखाएं आगे फैल जाती है और इस प्रत्येक शाखा को हम कहते हैं श्वसनिका। क्या कहते हैं इसको? श्वसनिका। और प्रत्येक श्वसनिका आगे एक बहुत छोटे से गुब्बारे नुमा संरचना, बहुत छोटे से बॉल के जैसी संरचना के अंदर खुल जाती है, जिसको कहते हैं कूपिका। क्या कहते हैं इसको? लाखों की संख्या के अंदर कूपिकाएं होती है दोनों फेफड़ों के अंदर, बहुत विस्तृत क्षेत्र बनाती है, जिनको हम दूसरा नाम देते हैं वायुकोश। क्या कहते हैं इनको? वायुकोश या कूपिका। जब हमें यहाँ श्वसन करना होता है, कहने का मतलब गैस को जब अंदर लेना होता है, तब यहाँ पर फेफड़े फूलेंगे, और जब गैस को बाहर निकालना होता है तब फेफड़े क्या करेंगे? पिचकेंगे। जब श्वसन अंदर लेना यानी गैस को जब अंदर लेना होता है तब फेफड़े क्या करेंगे? फूलेंगे, और जब गैस को हमें बाहर निकालना होता है तब गैस फेफड़े क्या करेंगे? पिचकेंगे। समझ रहे हैं ना? तो फूलेंगे तब अंदर जाएगी गैस, पिचकेंगे तब कहां आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। फूलेंगे तब कौन सी गैस जाएगी अंदर? O2। कौन सी गैस जाएगी? O2। और जब पिचकेंगे तब कौन सी गैस बाहर निकलेगी? CO2। इधर देखिएगा, यहां पर इन फेफड़ों के ऊपर, ये जो फेफड़े हमारे इस भाग में स्थित है, इन फेफड़ों के ऊपर आप यहाँ पे महसूस कीजिएगा हड्डियां होती है, जिनको हम पसलियां कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम पसलियां कहते हैं। तो ये जो पसलियां होती है दो काम करती है। पहला काम तो ये करती है कि यहाँ पर ये जो फेफड़े होते हैं मांसल और बहुत मुलायम और कोमल संरचना होती है, जिसको कोई बाहरी चोट लग जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इन फेफड़ों को चोट पहुंचने से बचाने के लिए, फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए बाहर की तरफ क्या होती है? ये
पसलियां होती है। एक अंग और होता है यहाँ पर नीचे की तरफ पर्दा होता है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं इसको? डायफ्राम। अब होता क्या है, जब ऑक्सीजन को अंदर लेना होता है तब डायफ्राम का पर्दा नीचे होता है। ये जो डायफ्राम का पर्दा है ये होता कहाँ? नीचे। पसलियां कहाँ आ जाएगी? ऊपर, जिससे अंदर की गुफा जो वक्ष गुहा कहलाती है, अंदर की जो गुफा जहां पे फेफड़े मौजूद है, उस गुफा का आयतन बढ़ जाएगा, क्षेत्र बढ़ जाएगा, जगह बढ़ जाएगी, जिससे फेफड़ों को फूलने के लिए स्थान मिल जाएगा। तो जैसे ही डायफ्राम नीचा होता, पसलियां ऊपर आती है तो फेफड़े क्या कर जाएंगे? फूल जाएंगे। जैसे ही फूलेंगे कौन सी गैस अंदर चली जाएगी? O2। और फिर जैसे ही डायफ्राम ऊपर हो जाता है, पसलियां नीचे हो जाती है, तो फेफड़ों को अब फूलने के लिए जगह कहां मिलेगी? फेफड़े बेचारे क्या करेंगे? पिचकेंगे, जिससे यहां पर कौन सी गैस बाहर की तरफ आ जाएगी? CO2। तो ये जो हमने अभी क्रिया विधि यहां समझी है कंप्लीटली, ये क्रिया विधि होती है और उसी को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आप समझिएगा कि यहाँ पर जो हमने O2 ले ली है, यहाँ ये O2 आ चुकी है वायु कोश के अंदर या कुपिका के अंदर। यह O2 शरीर के कोशिकाओं तक कैसे जाएगी? क्योंकि हमने अभी देखा है कि इस O2 का कोशिकाओं तक जाना जरूरी है ताकि वो पाइरुवेट को किन में तोड़ सके? जल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर तोड़ सके और ऊर्जा का मोचन कर सके। तो यहाँ पर अनेक सारी रुधिर वाहिनियां रुधिर को लेकर के आती है और वापस लेकर के जाती है। तो यहाँ अनेक सारी धमनियां आती है और ये धमनियां पूरे के पूरे फेफड़े के अंदर फैली होती है। जो यहाँ धमनी आ रही है, वाहिकाएं जो आ रही है, वो कौन सी गैस लेके आई हुई है? CO2 यहाँ ला करके खाली कर देगी और फिर वो CO2 बाहर निकल जाएगी और वही रुधिर शिराओं के माध्यम से वापस जब जाएगा तो कौन सी गैस को लेके जाएगा? ऑक्सीजन को लेता हुआ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो यहां से जो O2 जाएगा ये सीधा कहां जाएगा? कहां जाएगा? हृदय के पास में, और हृदय इसको कहां भेज देगा? शरीर के अंगों तक। किसको? O2 को। तो यहां फेफड़ों से रुधिर जाएगा कहां पर? हृदय तक, और हृदय उस ऑक्सीजन को कहां भेज देगा? शरीर के अंगों तक। और शरीर के अंगों से वो वाला रुधिर जब वापस आएगा तो आते समय कौन सी गैस लाएगा? CO2। क्योंकि ये ऑक्सीजन गई उन अंगों तक और अंगों में यानी उन कोशिकाओं तक गई और उन कोशिकाओं के अंदर उसने पाइरुवेट को बदला H2O यानी जल के अंदर CO2 के अंदर, और वही जो निर्मित CO2 है वो वापस आते समय उस रुधिर के अंदर आएगी और आकर के यहाँ हृदय पर, और हृदय से वापस कहाँ आ जाएगी? फेफड़ों तक, और फेफड़ों के द्वारा निकाल दी जाएगी। समझ गए इस बात को? यहाँ O2 आई, रुधिर के माध्यम से हृदय तक गई, हृदय ने भेज दिया कहां पर? इसको शरीर के अंगों तक, और शरीर के अंगों से वापस जब वो O2 विखंडित कर देती है पाइरुवेट को, तब CO2 बन जाती है। वो CO2 वापस कहां आएगी? हृदय तक। हृदय से कहां जाएगी? फेफड़ों तक, और फेफड़ों के द्वारा क्या कर दी जाएगी? बाहर निकाल दी जाएगी। इस प्रकार से गैस का लेना और गैस का त्यागना चलता रहता है। अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात आती है कि ये जो ऑक्सीजन और जो ये CO2 होती है ना, ये रुधिर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए रुधिर में कहां पर ये फिट बैठती है, या फिर रुधिर के अंदर ये ऑक्सीजन या CO2 जुड़ती कैसे है ताकि वो रुधिर के अंदर उन अंगों तक चली जा सके। तो आपको बता दूं कि यहाँ देखिए हम बात करते हैं बड़े जीवों की, जैसे कि हाथी है, ऊंट है, या व्हेल नामक मछली, बहुत बड़ी होते हैं जीव। उन जीवों के शरीर के अंदर खूब सारी गैसें चाहिए होती है, ऑक्सीजन। शरीर बड़ा है तो ऊर्जा भी ज्यादा चाहिए। तो रुधिर के अंदर एक वर्णक होता है। क्या होता है? एक वर्णक, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन वो वर्णक होता है जो कि ऑक्सीजन को बांधने का काम करता है। किसको बांधने का? ऑक्सीजन को बांधता कौन? हीमोग्लोबिन। प्रश्न आता है
कि रुधिर के अंदर वो कौन सा वर्णक होता है जो ऑक्सीजन के साथ में बंधन करता है। तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने अंदर बांधता है और बांध करके वो उन अंगों तक, उन कोशिकाओं तक ले जाने का काम करता है। जब हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है तब वो वाला हीमोग्लोबिन कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहलाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब वो वाला रुधिर CO2 को लेके आ रहा होता है, अब CO2 चूंकि जल के अंदर घुलित होती है, आराम से जल में घुल जाती है, तो वो रुधिर के अंदर घुल करके वापस आएगी। जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तब तो कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो शुद्ध रुधिर होता है। और वापस आते समय CO2 को जब लेके आएगा तब होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और वो रुधिर क्या कहलाता है? अशुद्ध